बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू P7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा बताऊंगा। सिलेबस को डिस्कस करने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा भाई, उसका अलग से PDF में आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह, सो दैट वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम। F7 जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा जी ताकि प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन ए 15 MCQs हैं, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स टोटल। सेक्शन बी में बेसिकली 3 OTQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। हर OTQ के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। हर एक OTQ के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकली 3 OTQ हैं, हर एक के अंदर अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स 2 हैं, 30 मार्क्स। बेटे सेक्शन ए और बी एक ऐसा सेक्शन ए और बी है जिसमें आपके पास एक्सेल की स्किल 0 चाहिए, क्योंकि लॉजिकली याद रखिएगा सेक्शन ए और बी मैनुअली चेक नहीं होता, कंप्यूटराइज चेक होता है। आपका आंसर सही है, यू विल गेट मार्क्स, आंसर गलत है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। अच्छा, सेक्शन ए और बी में सवाल कहाँ से आता है? पूरे सिलेबस में से कहीं से भी सवाल आ सकता है। इसका मतलब ये कि सेक्शन ए और बी आप उसी वक्त कर सकते हैं एग्जाम में अच्छे से जब आपको पूरा सिलेबस आता हो। सेक्शन सी की बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स ईच, टोटल 40। सबसे पहले तो याद रखिएगा सेक्शन सी के लिए हमें एक्सेल की स्किल की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि बहुत आसान है आपके लेवल पे। हम सेक्शन सी की ज़्यादातर प्रैक्टिस समझने के बाद इंशाल्लाह एक्सेल भी करेंगे, और इससे पहले कभी भी एक्सेल आपने ज़िंदगी में भी इस्तेमाल नहीं किया तो भी टेंशन ना ले। मैं एक्सेल पे इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको इंशाल्लाह कि एग्जाम में आपको सेक्शन सी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक्शन सी की अच्छी बात है, इसमें जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन, इसके लिए शुक्र अल्लाह का एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बता दिए। क्वेश्चन नंबर 31, सर या तो आपसे फाइनल अकाउंट्स पे पूछेगा जो कि आपके लेवल पे बहुत आसान होते हैं, या फिर ग्रुप अकाउंट्स कंसोलिडेशन पे पूछेगा। अच्छा, ग्रुप अकाउंट्स की बात करें या कंसोलिडेशन की बात करें तो F7 के लेवल पे बहुत आसान है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। मेरे लिहाज से जी, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स की अच्छी प्रैक्टिस की हो, कंसोलिडेशन की अच्छी ग्रिप हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो आउट ऑफ 20 18 से 17 मार्क्स बड़े आराम से लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन 32 जी, रेशियो एनालिसिस के ऊपर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालांकि आप F3 के लेवल पे भी थोड़ा बहुत रेशियोज को देखते हैं, लेकिन F7 से पहले कभी जिंदगी में भी आपने रेशियोज ना देखे हो तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम हर चीज़ ऐसे पढ़ेंगे हम कि आपको रेशियोज पे हर तरह की इंशाल्लाह इंटरप्रिटेशन आएगी और बहुत अच्छे से सीखोगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम रेशियो की इंटरप्रिटेशन बड़े दिल से करते हैं। ओवरऑल अगर वैसे हल्का सा आइडिया दूँ सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मौजूद है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, काफ़ी IASs हैं, उनकी लिस्ट का PDF आपको मिल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है जी हमारे पास ग्रुप अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, ठीक हो गया जी, रेशोस हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन मौजूद है हमारे पास, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी है हमारे पास। मैंने फास्ट फॉरवर्ड हल्का सा सिलेबस का आइडिया दिया है। हम पढ़ेंगे कैसे ये बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम IASs पढ़ेंगे इंशाल्लाह। IASs के फ़ौरन बाद हम फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे और फिर ग्रुप अकाउंट्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, IASs जो हम पढ़ेंगे, हम हर IAS अल्लाह जानता है सर 0 से पढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड कभी आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। हालांकि अगर मैं F3 की बात करूँ तो कुछ IASs हम वहाँ पढ़ते हैं, बट अगेन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कह लें ब्लेसिंग है जी, एक थिंकिंग है मेरी अल्लाह की तरफ से कि यार मतलब नॉर्मली मैं कोई भी पेपर पढ़ाऊँ, चाहे वो मेरा F6 हो या मेरा F7 हो या इवन मेरा F5 हो, F9 हो,
P6 हो, P4 हो, SBR हो, उससे मैं हमेशा अज्यूम करता हूँ सामने वाले को कुछ नहीं आता। हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ेंगे, और सिर्फ ज़ीरो से नहीं पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे। मैं अपने F7 के बारे में सिर्फ 3 बातें बता के स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो आपके टीचर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे नॉर्मल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एबनॉर्मल ग्रिप है। ये पहला पॉइंट। व्हाट डिड आई से? नॉर्मल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 एबनॉर्मल ग्रिप है। सो दूसरा पॉइंट, आप F7 मुझसे पढ़ के इंशाल्लाह कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। 2 बातें हो गई। सर तीसरा और आखिरी पॉइंट, हम F7 नेक्स्ट लेवल का पढ़ेंगे, गारंटी देता हूं। आपने इससे पहले कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह से नहीं पढ़ी होगी। 3 बातें मैंने बताई हैं, मैं तीनों में इंशाल्लाह कायम रहूंगा। बाकी जी और भी डिटेल्स हैं, जब आप एडमिशन लेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में इंशाल्लाह आएंगे तो मैं वो आपको मज़ीद गाइडलाइंस दूंगा, और पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह। फेल नहीं होंगे आप, गारंटी। तो सो 3 पॉइंट्स मेरे याद रखिएगा कि भाई कोई नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल ग्रिप है। पढ़ने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे, और हम F7 नेक्स्ट लेवल का पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता सर। इट्स बेटर कि बाकी से जो पढ़ेगा दुआएं देगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो स्टार्ट करेंगे IAS से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह का नाम लेके पहले IAS पे जाते हैं। IAS 33 EPS। नेम ऑफ दिस IAS इज EPS, अर्निंग पर शेयर। क्या बात है? प्लीज देखिए। अच्छा, ये जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा भाई, हर IAS की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पढ़ी जाएगी बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह। EPS क्या है जी? अर्निंग्स पर शेयर। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, IAS 33 उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना कंपलसरी है जिनके ऑर्डिनरी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में EPS की कैलकुलेशन, मतलब EPS शो करना पड़ता है। कैसे शो करते हैं सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऑर्डिनरी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं जी स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में EPS को शो करना है। अगला सवाल प्लीज सुनिएगा। अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो ऑफ कोर्स पेरेंट अपनी सेपरेट इंडिविजुअल बुक्स बनाता है, ग्रुप की बुक्स अलग होती हैं, लॉजिकली सब्सिडरी की बुक्स अलग होती हैं। लेकिन ग्रुप के केस में याद रखिएगा, एक ऐसा पेरेंट जिसकी कोई सब्सिडरी भी है, एक ऐसा पेरेंट जिसकी कोई सब्सिडरी भी है, ऐसी सिचुएशन में हम पेरेंट को ये कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, जो ग्रुप अकाउंट्स है ना, ग्रुप अकाउंट्स जो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं आपके पास, उसकी बेसिस पे EPS डिस्क्लोज करें आप। हमें पेरेंट के इंडिविजुअल EPS से कोई लेना देना नहीं है। सिंस यू हैव अ सब्सिडरी, वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि ग्रुप अकाउंट्स की बेसिस पे आपका EPS क्या बनता है। तो रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आपसे कोई गलती से IAS 33 का स्कोप पूछ ले कि यार किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, उन तमाम कंपनीज पे अप्लाई होता है जी जिनके ऑर्डिनरी शेयर्स स्टॉक्स में ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि वो कंपनीज लिस्टेड है, तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है। और अगर पेरेंट की कोई सब्सिडरी मौजूद है तो EPS जो डिस्क्लोज किया जाएगा वो कंसोलिडेटेड फिगर्स पे किया जाएगा। कैसे करेंगे सब सीखेंगे। EPS की क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे चल के सीखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ EPS। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अर्निंग पर शेयर की जगह लॉस पर शेयर आ जाए, सवाल ये पैदा होता है कि सर EPS की जगह अगर लॉस पर शेयर आ जाए तो क्या फिर भी स्टॉक इसमें उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होंगे? अगर ट्रेड हो रहे होते हैं तो क्या उन शेयर्स की वैल्यू हर दिन बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है? सर ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे।
हम जितने भी IAS हैं उनको प्रैक्टिकली भी लिंक करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार EPS की जगह अगर LPS आ जाए तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं EPS की, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अगली चीज़ सर, आपने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे नोट्स हैं उनको फॉलो करना है। BPP की किट हम कंप्लीट करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल आपने सिर्फ मेरा फॉलो करना है। मतलब जो प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको देंगे उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ। अबे कुछ नहीं करना भाई, मतलब कुछ नहीं करने का मतलब क्या, आप मुझे बता दें, मतलब आसान वर्डिंग से बता दें। मैंने आपका टीचर कह रहा है कुछ नहीं करना, सवाए उसके कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि सर मैं कैपलाइन की बुक ले लूँ, BPP की बुक ले ले बेटा, जीरो बेनिफिट। आपको सिर्फ एक काम करना है, यार हम क्या चाहते हैं, हम 80 से 90 नंबर ही लेना चाहते हैं ना, आ जाएंगे इंशाल्लाह। और बोलो, तो आपको कुछ नहीं करना सवाए उसके जो मैं करा रहा हूं, बात खत्म होगी। और जब तक मैं आपसे खुद ना कहूं कि यार IAS खत्म हो गया, तब तक IAS खत्म नहीं होगा। आइए बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं EPS की। EPS अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस NCI divided by weighted average number of ordinary shares. EPS earning per share, profit after tax minus preference dividend minus NCI divided by weighted average number of ordinary shares. अब से मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बात नहीं करूंगा, जुल्म हो जाएगा। I have to talk on preference dividend. अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से। एक स्टूडेंट जो कि गहरी सोच का मालिक है, वो यूं सोचता है कि सर प्रेफरेंस शेयर्स तो दो तरह के होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये गहरी सोच का स्टूडेंट है जो ये सोचता है कि प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक और भी होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल जो कहता है मैं नहीं रिडीम होना, मैं नहीं रिडीम होऊंगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या बात है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। एक रिडीमेबल होता है, दूसरा इररिडीमेबल होता है। अब वो गहरी सोच वाला स्टूडेंट ये कहता है कि सर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बच्चा कहता है सर विल यू एक्सप्लेन प्लीज, कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड आपने माइनस किया है? क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिविडेंड आपने लिया है या इररिडीमेबल वाला प्रेफरेंस डिविडेंड आपने लिया है? अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये डेट होता है। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बेसिकली क्या है, डेट है। लॉजिकली आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? इसके लिए IAS 32 पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह। अब सर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना, सारी चीजें अभी थोड़ी पढ़ेंगे। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेट है, सबसे पहले तो एक बच्चा ये कहता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेट है, कहां लिखा है? जवाब है IAS 32। अगली चीज व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंतजार करेंगे IAS 32 का। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से सुनिएगा। अगर मान लेते हैं जी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि डेट है, जो कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है, याद रखिएगा लायबिलिटीज पे डिविडेंड नहीं दिया जाता। जज साहब डेट पे डिविडेंड नहीं देते, डेट पे ना इंटरेस्ट देते, अल्लाह माफ करे। और इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले माइनस हो चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ
यहां से जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेट होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं, और डेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, डिविडेंड नहीं दिया जाता। इधर आइएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाउंड टू रिडीम देयर शेयर्स, क्योंकि इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लॉजिकली कहते हैं ये इक्विटी है। अगेन आपसे कोई पूछ सकता है कि सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है, कहां लिखा है? IAS 32 में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। और डिविडेंड हम इक्विटी होल्डर्स को देते हैं, डिविडेंड हम इक्विटी होल्डर्स को देते हैं, डिविडेंड हम इक्विटी के ऊपर देते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाएगा उस डिविडेंड को हम यहां प्रेफरेंस डिविडेंड के तौर पे लेंगे। यानी कि ईपीएस के फॉर्मूले में जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ईपीएस के फॉर्मूले में जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, लॉजिकली ये डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हो रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हो रहा है, वो एक्चुअली डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। वो डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अब इस डिविडेंड को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। ये एक फिक्स परसेंटेज होती है, आपको सिर्फ एक काम करना है, उस फिक्स परसेंटेज को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उस फिक्स परसेंटेज को पार वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरिंग देयर अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, ये सब आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि यार सारी बातें एक साथ नहीं आ सकती, प्लीज़ ज़रा हल्का हाथ रखिएगा। पहला तो मैंने ये पॉइंट क्लियर किया कि जी ईपीएस के फॉर्मूले में जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, एक्चुअली इट इज डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आगे चलते हैं, इसमें मजीद बात होगी क्योंकि आगे डिस्कशन आएगी, थोड़ा वेट कीजिएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो सिर्फ क्यूमुलेटिव पे भी बात होगी, नॉन क्यूमुलेटिव भी बात होगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इंतजार। अब तक बस एक चीज मैंने किसी हद तक क्लियर की है, ईपीएस के फॉर्मूले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है सर, वो रिलेट करता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स से। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होते हैं और हम डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को देते हैं। ठीक हो गया जी। अगली चीज अच्छे से सुनिएगा। सवाल के सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई क्यों माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल बता सकता हूं मैं आपको, अच्छे से सुनिएगा। अगर मुझे ईपीएस ग्रुप के लिए कैलकुलेट करना है, इफ आई एम कैलकुलेटिंग एन ईपीएस फॉर द ग्रुप, तो एनसीआई माइनस होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक सिंगल एंटिटी के लिए ईपीएस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वहां एनसीआई नहीं आएगा। फिलहाल छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या दिया है, अगर ग्रुप अकाउंट्स हैं वी आर कंप्यूटिंग ईपीएस, एनसीआई माइनस होगा। और सर अगर इंडिविजुअल बुक्स हैं तो एनसीआई नहीं आएगा। ओके, तो थोड़ी सी बातें एटलीस्ट ध्यान में बैठ जानी चाहिए। अब तक प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, एनसीआई वाला बस इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर ग्रुप अकाउंट्स हैं और पेरेंट की अगर होल्डिंग 70, 80, 90% है तो एनसीआई आएगा, वरना एनसीआई अगर ग्रुप अकाउंट्स नहीं है तो एनसीआई नहीं आएगा। अच्छा ये भी सुन लें, सवाल किसी ने आपसे गलती से सवाल पूछा, उसने कहा बताओ एनसीआई कब आएगा, आपने कहा ग्रुप अकाउंट से तो एनसीआई आएगा, उसने कहा अच्छा, आपने यस, उसने कहा फिर उसने सवाल पूछा
पूछने वाले ने आपसे सवाल पूछा एनसीआई कब आएगा, आपने ग्रुप अकाउंट्स होंगे तो एनसीआई आएगा। उस पूछने वाले ने आपसे पूछा, बोला ये बताओ ग्रुप अकाउंट्स भी हो, पेरेंट भी हो और उसकी सब्सिडरी भी हो, लेकिन फिर भी ईपीएस की कैलकुलेशन में एनसीआई ना आए, ऐसा कैसे होगा? व्हेन इट इज पॉसिबल। आपने कहा दुनिया है, कुछ भी पॉसिबल है भाई। आपने कहा ऐसा पॉसिबल है अगर वो सब्सिडरी पेरेंट की होली ओन सब्सिडरी हो, यानी कि पेरेंट की 100% होल्डिंग हो। आप मुझे बताओ, अगर सब्सिडरी में पेरेंट की 100% होल्डिंग है तो साईं एनसीआई तो नहीं आएगा ना। फिर ग्रुप अकाउंट्स भी होंगे, पेरेंट भी होगा, सब्सिडरी भी होगी, ईपीएस भी होगा, एनसीआई नहीं होगा। किसी ने कहा अच्छा एक और सवाल। हमने पूछ, आपने कहा तू सवाल पूछता रहे, मैं जवाब देता रहूंगा। ये सवाल पूछना तेरा काम है, जवाब देना भाई का काम है। बोला वाह, बोला भाई तो शायर निकला। बोला बस क्या करे। उससे कहा मेरा सवाल ये है, मुझे कंडीशन बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है या कब हो सकता है ऐसा कि 2020 में पेरेंट भी है और सब्सिडरी भी है लेकिन एनसीआई नहीं है, लेकिन 2021 में पेरेंट भी है, सब्सिडरी भी है और एनसीआई भी है। 20 में नहीं था, 21 में एनसीआई आ गया, पेरेंट भी वही, सब्सिडरी भी वही। हाउ कम एनसीआई कम्स? आपने कहा आसान। आपने कहा वो पूछने वाले सुन, 2020 में एनसीआई नहीं था क्योंकि 2020 में वो सब्सिडरी होली ऑन सब्सिडी थी, पेरेंट की होल्डिंग 100% थी। 2021 में पेरेंट भी वही है, सब्सिडरी भी वही है, एनसीआई अगर आता है तो आपने कहा उसकी एक ही रीजन है, पेरेंट ने अपनी 100% होल्डिंग में से हो सकता है 10, 15, 20% होल्डिंग बेच दी हो। जिस पेरेंट की 2020 में 100% होल्डिंग हो, अगर 2021 में 10, 15, 20% होल्डिंग बेच दे, दिमाग लड़ाइएगा, अब एनसीआई आएगा। क्योंकि 2021 में लॉजिकली अब पेरेंट की होल्डिंग 100% नहीं है और एनसीआई उसी को कहते हैं वो होल्डिंग सब्सिडी की विच इज नॉट ओन बाय पेरेंट। तो सवाल उसका ये था कि 2020 में तो एनसीआई नहीं था, 21 में कैसे आया? मेरे ख्याल से आप जवाब दे चुके हैं, आपका जवाब सही हुआ, क्या बात है। तो सर मैंने एनसीआई में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, आगे चल के सारी चीजें आएंगी, टेंशन नहीं लेनी। और सर मैं तो वैसे भी टेंशन नहीं लेता, कोई बात नहीं। अच्छा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, सारा गेम इसका। सर मेरे लिहाज से अगर आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अच्छे से कैलकुलेट करना आ जाते हैं, सर ईपीएस 80% डन है जी आपका। ये सिंपल एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। और सिर्फ कौन से शेयर्स हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। तो बेटा हम सबसे पहले सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ईपीएस पे आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रीस्टेटेड ईपीएस पे आएंगे इंशाल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूटेड ईपीएस पे आएंगे इंशाल्लाह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईपीएस की इंपॉर्टेंस पे बात होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईपीएस की लिमिटेशंस पे बात होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईपीएस की बीपीपी की किट करेंगे इंशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ईपीएस के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे F7 को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सर जी, लेकिन हर चीज आहिस्ता आहिस्ता।
आपने सिर्फ और सिर्फ तसल्ली नहीं, तसल्ली से आपकी बात नहीं बनेगी, तसल्ला रखना है। क्योंकि बाज बच्चे होते हैं बेसब्र, तो जल्दी में तो मसले होते हैं भाई। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। कहाँ है सवाल? ये रखो। ये भाई ने आपके लिए कुछ सवाल तैयार किए, टेंशन नहीं लेनी। बोले सर हम वैसे भी टेंशन नहीं लेते, वो तो मुझे पता है बेटा। कहाँ चला गया भाई? ये आ गया, कहीं ले लेते। चले थोड़ा सा फॉन्ट साइड बढ़ा देते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छा लगे। क्या बात है? लेकिन 3 क्लेम्स याद रखिएगा सर, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है, हम जो क्लेम करते हैं सर वो पूरा करते हैं, वरना हम क्लेम नहीं करते। दैट्स आवर हिस्ट्री। सर जी, सर जी, आपकी 3 बातें F7 में कैसे भूल सकते हैं? बस वो हमारे 3 क्लेम्स मत भूलिएगा। हम कभी भूल जाएं तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे याद दिला दीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। 3 क्लेम्स। बात करते हैं। क्वेश्चन 1 से ये सारा आपको PDF वगैरह हम ईमेल कर देंगे, टेंशन नहीं लें। नोट्स आपको साथ के साथ ईमेल करते रहेंगे, एंड में सारे भेज देंगे नोट्स, क्या याद करेंगे आप। क्वेश्चन 1 रिक्वायरमेंट देख लें। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। बस वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल लें, मजे आ गया आपके। APLC पार वैल्यू है जी $0.5, शेयर कैपिटल 50,000। बस यहाँ रुक जाओ। ये क्या सर, आगे पढ़ाई नहीं? अबे सब्र कर ले भाई, सब्र कर ले। आप मुझे बताएं पार वैल्यू कितनी है? $0.5, शेयर कैपिटल कितना है? 50,000। पहली चीज सीखेगा, फिर सवाल तो सॉल्व कर ही लेंगे। बेटा अगर आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। रिपीट, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से इशू कर चुकी है। रिपीट, अगर आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अदरवाइज याद रखिएगा, शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करो तो आपके पास वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं जो एंटिटी इशू कर चुकी है। सवाल से शेयर्स कहाँ इशू होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। सर स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। सर क्या मैं शेयर्स बाय सेल कर सकता हूँ? बेटा तू सब कुछ कर सकता है, पहले तू पढ़ ले, शाबाश, हरकतें ना कर। APLC is having par value 0.5, share capital 50,000, 1120, start of the year. On 31st March, company issued 50,000 shares. सर कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए 31 मार्च को। कुछ भी मेंशन ना हो तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए फुल मार्केट वैल्यू पे इशू किए। ऐसा ना हो तो क्या होगा, उसके लिए फिलहाल इंतजार करें भी। रिपीट करो, जब भी एग्जामिनर इस तरह की बात करे कि कंपनी ने इतने शेयर्स इशू किए और कुछ ना मेंशन करे तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि वो शेयर्स मार्केट वैल्यू पे इशू किए गए। ओके, अगर फुल मार्केट वैल्यू पे ना करें तो क्या होगा भाई, इंतजार कर लें, सब सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ एक चीज बताइए, जब भी शेयर्स इशू होंगे कुछ मेंशन नहीं होगा तो अज्यूम कर लेंगे फुल मार्केट वैल्यू पे शेयर्स इशू किए गए। आगे चलो, 31 जुलाई मजीद 1,50,000 शेयर्स इशू है। फिर 30 सितंबर को 2 लाख शेयर्स इशू है और हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बताना है। अच्छा जी, अपना सवाल है, ये ले लिख देता हूं।
कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईयर एंडेड। इनका जो ईयर एंडेड है वो 31 दिसंबर 2020 है। हमें 2020 के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालना है। सिर्फ इसे आप देखें, अगर आप शेयर कैपिटल को विच इज 50,000 उसको 0.5 से डिवाइड कर दें तो मेरे लिहाज से ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख आएंगे। जिसको भी प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना आइडिया देना चाह रहा हूँ। यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स मौजूद हैं जो कंपनी पहले से इशू कर चुकी है। ओपनिंग शेयर्स कंपनी के पास 1 लाख है। इसके बाद देखिए मार्च में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 50। जुलाई में कितने इशू किए? 150। सितंबर में कितने इशू किए? 200,000। सर अब जरा बातें समझनी है बहुत अच्छे से। मुझे एक चीज बताओ, इस डेट को टोटल शेयर्स हैं 1 लाख। मार्च में जब कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए, मेरा आपसे एक सवाल है, जिसके पास पहले से 1 लाख शेयर्स हों, मेरा सवाल है जी आपसे, जिसके पास पहले से 1 लाख शेयर्स हों, अगर वो कंपनी मजीद 50,000 शेयर्स इशू करे तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? ऐड कर दो ना यार, 150। गुड, आगे चलो। 31 जुलाई को कंपनी ने 150 मजीद शेयर्स इशू किए। अब मेरा अगला सवाल है, जिसके पास पहले से 150 शेयर्स हों, अगर कंपनी मजीद 150 इशू करे तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 3 लाख। फिर 2 लाख शेयर्स इशू किए, जिसके पास पहले से 3 लाख शेयर्स हों, अगर वो 2 लाख शेयर्स इशू करे तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख। गुड हो गया, ये हो गया गुड। आइएगा बेटा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालते हैं। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा प्लीज। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर देंगे आपके साथ और ईमेल भी कर देंगे। क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सर कंपनी के पास स्टार्टिंग में 1 लाख शेयर्स हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क अपॉन 12। 1 लाख के बाद कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। जैसे स्टार्टिंग में कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, फिर कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। जिसके पास 1 लाख पहले से हो, अगर वो कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करे तो कितना हो जाएगा? 150। इसके बाद देखिएगा 50,000 के बाद, सॉरी यार ये आपको बताने के लिए तो करूँ से, ये 1 लाख शेयर्स हैं, 50,000 इशू किए तो 150 हो गए यहाँ तक। फिर मजीद 150 किए, कितने हो गए? 3 लाख। बाद में 2 लाख। मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंपनी के टोटल शेयर्स 3 लाख हो जाते हैं। देखिएगा भाई, सही हो गए 3 लाख शेयर्स। फिर आप देखें 30 सितंबर को कंपनी ने मजीद 2 लाख शेयर्स इशू किए। सर 2 से पहले पहले इनके पास 3 लाख थे, अब हो गए 5। सर 12 तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों का, उससे डिवाइड कर रहे हैं। असल गेम है न्यूमरेटर का। अगर आपको न्यूमरेटर समझ में आ गया तो बस खत्म है कहानी। सारा गेम न्यूमरेटर का। 1 बाय 1 समझते हैं न्यूमरेटर का क्या होगा, देखिएगा। आप लोग आराम से सवाल पढ़ें। आप बताएं पहली मर्तबा शेयर्स कब इशू हुए? देखिए पहली मर्तबा शेयर्स इशू हुए 31 मार्च को। करंट ईयर 2020 में स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं।
कितने? 1 लाख। फिर मार्च में कंपनी ने मजीद शेयर्स इशू किए, अब इसको छोड़ दें। स्टार्टिंग में कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। फिर कंपनी ने क्या किया? मार्च में मजीद शेयर्स इशू किए। अब मुझे बता देंगे जनवरी से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स हैं? 3। क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग शेयर्स हमारे पास 1 लाख थे, नेक्स्ट शेयर्स 1 लाख, ओपनिंग शेयर्स का मतलब है 1 जनवरी को 1 लाख शेयर्स हैं। लॉजिकली वो 1 लाख शेयर्स 1 लाख रहते हैं सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि 31 मार्च को हमने क्या किया? मजीद 50,000 शेयर्स इशू किए। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मार्च के बाद अगले शेयर्स हमने इशू किए 31 जुलाई 2020 को, ये पहले शेयर्स इशू किए। ओपनिंग शेयर्स आपके इस दिन थे। आप यहां से यहां तक काउंट करो तो 3 मंथ्स होते हैं, यहां से यहां तक काउंट करो 4 मंथ्स होते हैं। सो मार्च के बाद अगले शेयर्स 31 जुलाई को इशू किए गए। मार्च के बाद अगले शेयर्स 31 जुलाई को इशू किए गए। आप मुझे बता दें मार्च से लेकर जुलाई तक कितने मंथ्स होते हैं? ऑफ कोर्स 4 मंथ्स। चेक कर लें, देख लेते हैं। आ जाओ, क्या हो गया? यहाँ आ जाओ, देख लीजिए। मार्च के बाद अगले शेयर्स कब इशू हैं? 31 जुलाई, और जुलाई के बाद अगले शेयर्स कब इशू हैं? 30 सितंबर को। यहाँ देखें, सो मार्च के बाद अगले शेयर्स इशू हैं 30 सितंबर को। मेरा आपसे सवाल है, अगर 31 जुलाई के बाद अगले शेयर्स कब इशू हैं? 30 सितंबर को। अगर 31 जुलाई के बाद अगले शेयर्स 30 सितंबर को इशू हैं तो यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स? 2 मंथ्स। तीस सितंबर के बाद मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए। जज साहब 30 सितंबर के बाद मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए। अगर बेटा 30 सितंबर के बाद मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए तो आप मुझे बताएंगे 30 सितंबर से लेकर दिसंबर 2020 तक कितने महीने होते हैं? That's 3। 30 सितंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 3 महीने होते हैं। तो ये ले लें बेटा। अब अच्छे से सुनिएगा, आपने सही किया गलत किया है बहुत आसान है। आपके न्यूमरेटर का टोटल 12 होना चाहिए। 3, 4, 7, 9 and 12। डिनोमिनेटर में 12 है तो न्यूमरेटर का टोटल भी 12 होना चाहिए। तो ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपने साथ में से कुछ नहीं करना। अच्छी बात यह है कि जी हमारे पास जो ISS आने वाले हैं वो MCQs में आ रहे हैं, OTQs में आ रहे हैं, जहाँ भी आ रहे हैं भाई हमें आना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेट मी यूज़ अ कैलकुलेटर। अगर मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, फिर मैं प्लस कर दूँ 150, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, प्लस कर दूँ 3 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, प्लस कर दूँ 5 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। जो आंसर आ रहा है उसको 12 से डिवाइड कर दूँ, 250 आता है जी। आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 250 आता है। योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है 250। ठीक हो गया जी। अब इसी 250 को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, बट आई वुड रिकमेंड कि जो पहला मैंने आपको बताया इसी पे जाए। दूसरा तरीका सिर्फ आपको बताने के लिए, बट डोंट गो फॉर दैट। मतलब आई ऑलवेज रिकमेंड द फर्स्ट वन which I have discussed with you। वरना दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखिएगा एक्चुअली हमें वेटेड एवरेज शेयर्स चाहिए किस दिन? देखिएगा आपको एक्चुअली वेटेड एवरेज शेयर्स चाहिए दिसंबर 2020 को। मैं आपसे पूछता हूँ यार जनवरी 2020 को कितने शेयर्स हैं? सर जनवरी 2020 को तो अगर आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करें तो 1 लाख शेयर्स हैं। सर जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने हुए, ये 1 लाख आ गया। फिर मार्च में शेयर्स इशू होते हैं, क्वेश्चन में देख लें।
सर मार्च में 50,000 शेयर्स इशू हुए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 31 मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? आप कहते हैं 9 मंथ्स, 37,500। अच्छा, अगले शेयर्स इशू हुए 31 जुलाई को। सर 31 जुलाई को क्वेश्चन में देख लें, आपने 1,50,000 शेयर्स इशू किए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं 31 जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? मुश्किल सवाल है, पूछ रहा हूँ, लेकिन 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 5 महीने होते हैं। ये आ गया 62,500। फिर अगला शेयर्स इशू है 30 सितंबर 2020 को, 2 लाख शेयर्स। अब मेरा आपसे सवाल है कि जी 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? बताएं ना जी। 3। क्या बात है, पढ़ना शुरू कर दिए क्या? 50,000 सबका टोटल करते हैं। 1 लाख प्लस 37,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, 250। वाह, फैंटास्टिक। ये आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बट आई वुड रेकमेंड गो फॉर द फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें थोड़ा अगले सवालों में वही काम आएगा। लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे निकालते हैं। इससे भी देख लें, इससे भी देख लें। चलें आगे चलते हैं। Now let's see a question 2. So APLC is having par value $1. शेयर कैपिटल है 3 लाख। अब एक चीज बताओ, अगर शेयर कैपिटल 3 लाख हो, पार वैल्यू $1 तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? मैंने कहा था शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आप मुझे बताओ, शेयर कैपिटल 3 लाख है, पार वैल्यू $1 है। अगर मैं 300,000 को $1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 300,000। यस, क्योंकि शेयर कैपिटल 3 लाख है, पार वैल्यू 1 है। आई विल गेट द आंसर 300,000। ऑन मार्च 2019, इन मार्च 2020 कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स। सो यहाँ बहुत काम का पॉइंट आने वाला है। तो वेटेड एवरेज शेयर्स बताने आपने किसके लिए? दिसंबर 2020 के लिए। चलिए सुनिएगा। सो दिसंबर 2020 के लिए ओपनिंग शेयर्स तो 3 लाख आ जाएंगे। कैसे? दिसंबर 19 में शेयर कैपिटल 3 लाख है, पार वैल्यू 1 है, तो 1/120 को, अच्छा जो नंबर ऑफ शेयर्स दिसंबर 19 को होंगे वही नंबर ऑफ शेयर्स जनवरी 2020 को होंगे। ओके, अब सुनिएगा। सर मार्च में कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख। पहली चीज, नथिंग इज मेंशन, तो जो भी शेयर्स इशू हुए हैं फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हुए। अगली चीज, मार्च लिखा है ना, मार्च एग्जाम में तो सोचते हो ना आप लोग कि सर ये 1 मार्च है या 31 मार्च है या 15 मार्च है या 10 मार्च है या 25 मार्च है, ये कौन सी डेट है, ये कौन सी डेट है? सर ये तो बताया नहीं आपने। सही बोल लो, सुन लो। जब भी शेयर्स इशू हो और डेट मेंशन ना हो, अर्ज किया है, जब भी शेयर्स इशू और डेट मेंशन ना हो, हमेशा अज्यूम किया जाता है ये एंड ऑफ द मंथ है। जब भी शेयर्स इशू हो और डेट मेंशन ना हो तो हमेशा अज्यूम किया जाता है ये एंड ऑफ द मंथ है। लिहाजा ये 31 मार्च है और जून 30 जून है। क्या बात है। तो ये उस सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको जो एग्जाम में बैठ के आपके जहन में आता है कि सर ये 1 मार्च है या 31 मार्च है। आई हैव गिवन द आंसर, नथिंग इज मेंशन, ऑलवेज अज्यूम एंड ऑफ द मंथ। ओके, तो सर मार्च में इन्होंने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, जून में 400,000 मार्च में। ओके, और ओपनिंग शेयर्स 3 लाख है। क्यों? शेयर कैपिटल 300,000 है, पार वैल्यू $1 है। 300,000 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 300 ही आएगा भाई।
लेट्स गो फॉर क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन तो यार मैं उसके साथ ही करा देता हूँ, वरना तो यहाँ आने जाने में ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि वाइट बोर्ड अपना बड़ा ज़बरदस्त है, इस तरफ चलता है। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, यार आप पूरा लिख लेना भाई प्लीज, आप कंप्लीट लिखिएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मैं नहीं लिख रहा है, मुझे तो सॉल्व कराना। ओपनिंग शेयर्स ले लिए मैंने 300,000, क्वेश्चन मार्क 12। सर कंपनी ने मार्च में कितने शेयर्स इशू किए? 2 लाख। आप मुझे बताओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से 3 लाख शेयर्स थे, जब 2 लाख शेयर्स इशू होंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख। आपका जवाब सही होगा, आपका जवाब सही हुआ। से यहाँ 3 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख ही आगे 5, और मजीद कितने आ रहे हैं? 4 लाख। जिसके पास पहले से 5 लाख शेयर्स हो, अगर वो 4 लाख और शेयर्स इशू करें कितना है? 900,000। बेटा तू फिर छा गया, तू फिर छा गया। ओके, इसके बाद तो 900,000 के बाद तो कुछ नहीं आ रहा, मजीद शेयर्स इशू नहीं हो रहे। ओके, अब बात कर लेते हैं। पहली दफ़ा 2020 में, पहली मरतबा 2020 में शेयर्स कब इशू है? मार्च। नथिंग इज मेंशन 31 मार्च। मेरा सवाल है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम होता है? 3 मंथ्स। अच्छा, मार्च के बाद अगले शेयर्स कब इशू हुए? जून में। बस रुक जाओ। अच्छा, मार्च के बाद अगले शेयर्स कब इशू हुए? जून में। अगला सवाल है मेरा आपसे, मार्च से लेकर जून तक कितना टाइम पीरियड है? 31 मार्च से 30 जून तक 3 महीने। गुड। अब मुझे बताएं, जून के बाद क्या मजीद शेयर्स इशू हुए? मेरा आपसे सवाल है, क्या जून के बाद मजीद शेयर्स इशू हुए? नो, आखिरी मरतबा जून में ही शेयर्स इशू हुए थे। तो आप मुझे बता दें, अगर जून के बाद शेयर्स इशू नहीं हुए तो मेरा सवाल ये, 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक कितना टाइम है? ओ भाई, जून के बाद तो शेयर्स इशू नहीं हुए ना, नहीं हुए। तो आप मुझे बता सकते हैं 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हैं? 6। 30 जून से 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स होते हैं। ये ले, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, न्यूमिरेटर का टोटल 12 होना चाहिए। 3 + 3 6 + 6 12। Here comes your answer. So 300,000 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये ले लें, मल्टीप्लीकेशन ले लें। 300,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 500,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 900,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड कर दें, 650 आ रहा है। आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 650 आ रहे हैं। अगेन मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दे रहा हूँ प्लीज, बट आई वुड रेकमेंड गो फॉर द फर्स्ट वन। सो सेकंड में देखें, आपको बेसिकली वेटेड एवरेज शेयर्स चाहिए दिसंबर 2020 को। जनवरी 2020 में आपके पास 3 लाख शेयर्स हैं। मेरा आपसे सवाल है, जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 12 आउट ऑफ 12। फिर क्वेश्चन में देख लें, इन्होंने 31 मार्च को 2 लाख शेयर्स इशू किए। मेरा सवाल ये कि 31 मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स। इसके बाद देखें अगले शेयर्स कब इशू हुए? 30 जून। कितने शेयर्स इशू किए इन्होंने? 400,000। जी क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये देख लें भाई। जून में 4 लाख शेयर्स इशू किए। मेरा सवाल है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, कि जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? सर ये मुश्किल है भाई, भी मुश्किल है ना, 6 महीने। 200,000 आ जाएगा, सबको ऐड कर लें, इंशाल्लाह 650 आ जाएगा।
एक्चुअली सेकंड प्रेजेंटेशन लुक्स इजी, लेकिन आगे चल के बोनस इशू राइट इशू आएगा तो फिर पहली वाली प्रेजेंटेशन ही अच्छी लगेगी आपको। तो जी आप देख सकते हैं क्यों आप बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आता है राइट में बोनस इशू में, वो जब बोनस और राइट आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस अब आपको मैं इंतहाई छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क खाली इतना है, आप क्वेश्चन नंबर 3 में पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालिएगा। अर्निंग्स उसने बता दी, आप मुझे बता दें अगर अर्निंग्स पता है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, कोई एनसीआई नहीं है तो जीरो। सिंपली आपने अर्निंग्स को डिवाइड करना है किससे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। आप अर्निंग्स को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करें, छोटा सा होमवर्क। अदरवाइज ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे बच्चे होमवर्क भी नहीं करते, ये भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेमो लेक्चर। बाकी सर जो मैंने क्लेम्स किए 3 क्लेम्स हमारे याद रखिएगा सर F7 को लेके। नॉर्मली मैं क्लेम नहीं करता है, और जब मैं क्लेम करता हूँ तो मैं क्लेम्स को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करता हूँ, पूरा करता हूँ। तो सर इंशाल्लाह आपकी और हमारी F7 में जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, जैसे हमारी जर्नी F6 में बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, F5 में अच्छी है, F9 में अच्छी है, SBR में अच्छी है, P6 में अच्छी है, P4 में अच्छी है, हर जगह हमारी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।